नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल प्रेम बिंदु लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पे। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा, आखिर ये इंग्लिश है क्या। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन ये लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो दोस्तों, आज हम इस पे चर्चा करेंगे और हमारी पहली हेडिंग होगी लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। आखिरकार ये लैंग्वेज होती क्या है, आज हम सबसे पहले इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसे हिंदी में कहते हैं भाषा। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप मेरे साथ ही लिखिएगा। द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग that human being used to express their thoughts, ideas and feelings। यानी कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं या एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। ये जो एक्सप्रेस किया जाता है थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को, कैसे किया जाता है, तो इसके 4 तरीके हैं मेरे भाई। तो आप उसको मेरे साथ लिखिएगा, वो चार तरीके आखिरकार हैं क्या। तो लिखिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और इसके कुल 4 तरीके हैं। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने के कुल 4 तरीके हैं। पहला है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग, चौथा और आखिरी है राइटिंग। यानी कि ये 4 तरीके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो 4 तरीके हैं, इनके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके वे हैं। ठीक है, और अब बारी आती है, ठीक है लैंग्वेज तो हो गया, लेकिन पता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है, उस ग्रामर को सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और सबसे पहला सवाल तो ये भी आएगा कि ग्रामर क्या होता है। ठीक है, हमारे जहन में ये सवाल आना चाहिए कि आखिरकार हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का ग्रामर सीखना पड़ता है तो वो ग्रामर होता क्या है आखिरकार। ठीक है, आप मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे, ग्रामर। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे ग्रामर, जिसे हिंदी में कहते हैं व्याकरण। इसे हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी,
a collection of a collection of rules to form words, phrases and सेंटेंस। ठीक है, ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक कलेक्शन है नियमों का। ठीक है, ग्रामर कलेक्शन है उन रूल्स का जिनके थ्रू हम किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ तक तो रही एक बेसिक सी बात। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक यूनिट पे। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी एक बेसिक यूनिट होती है, और इंग्लिश सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो इसकी बेसिक यूनिट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी नोट करिए। उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस लैंग्वेज के बेसिक यूनिट यानी कि लेटर पर। ठीक है, होपफुली आप मेरी हर बात को समझ पा रहे होंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे सेशन में आपको कोई भी डाउट ना रहे, एक सिंगल डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। ये मेरी कोशिश होने वाली है। बाकी इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका मैं पर्सनली जवाब दूंगा आप सभी को। ठीक है, बेफिक्र रहिए, आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग होगी लेटर। ठीक है, लेटर जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ड। आखिरकार ये लेटर होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि लेटर बेसिक यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, लेटर क्या है? बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। ठीक, लेटर क्या है? लेटर बेसिक यूनिट है। ठीक है, और इंग्लिश में कुल बेसिक यूनिट यानी कि लेटर्स, इंग्लिश में कुल लेटर्स की संख्या है 26। ठीक है, इंग्लिश में कुल लेटर्स की संख्या है 26 लेटर्स। ठीक है, और इन 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है? पहला है वाउल्स, वाउल्स, और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, पहला पार्ट है उसका वाउल्स और दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट। वाउल्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में व्यंजन। 26 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो वाउल्स हैं ये नंबर्स में 5 हैं, यानी कि 5 वाउल्स पाए जाते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और जो रेस्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, ये रेस्ट लेटर्स हैं, यानी कि बचे हुए जो लेटर्स हैं जैसे कि बी, सी, डी, एफ, ETC, ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और ये जो 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 लेटर्स हैं इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इन्हीं को बोलते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि लैंग्वेज क्या है, माफ कीजिएगा, लेटर क्या है? लेटर जो है वो सबसे बेसिक सी यूनिट होती है। ठीक है, लेटर क्या है? वो बेसिक यूनिट है, और इंग्लिश में जो है
कुल 26 लेटर्स पाए जाते हैं। उन 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वाउल्स, दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर, वो नंबर्स में 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में जो है, जो 26 लेटर्स में ये जो वाउल्स को निकाल दिया जाए तो कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, ठीक है। और रोमांचक सी बात तो ये है, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये हमें कुछ साउंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इन सिंबल्स के द्वारा, एक तरीके से ये सिंबल्स ही तो हैं, ठीक है। ये जो 26 लेटर्स हैं, ये एक सिंबल ही हैं, ठीक है। और इनसे हमको कुछ साउंड्स मिलती हैं, ठीक है। ये हमें कुछ साउंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो 5 वाउल्स हैं, ये हमें कुल 20 साउंड्स प्रोवाइड करते हैं। कितने साउंड्स? 20 साउंड्स प्रोवाइड करते हैं। बचे हुए जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हमें करते हैं 24 साउंड्स। ये हमें 24 साउंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर कंबाइन करके देखा जाए तो ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से हमें कुल 44 साउंड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो पूरे अल्फ़ाबेट से कुल 44 साउंड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। आप सभी यहाँ तक नोट करिए। देखिए मेरे भाई, मैं जिस तरीके से कलरफुल मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके का कलरफुल पेन यूज़ करेंगे तो आप जो नोट्स बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी देखने में। और अच्छी चीज़ें जब आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, वो आपको ही अच्छी लगेंगी देखने में, तो पढ़ने में बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। कि नोट करिए आप सभी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और नोट्स आप मेरे साथ ही बनाते चलिए, क्योंकि आपका जब खुद का बना हुआ नोट्स होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और आप अपने हाथ से बनाए रहेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, ठीक है। होपफुली आप ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। लेटर क्या होता है? एक बेसिक सी यूनिट होती है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स पाए जाते हैं, जिनको कंबाइनली अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है, ठीक है। इन 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाउल्स, जिसे कहते हैं स्वर। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, जिसे कहते हैं व्यंजन। वाउल्स नंबर्स में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये हमें 20 साउंड्स प्रोवाइड करते हैं, 20 डिफरेंट साउंड्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास नंबर्स में 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स, वो हमें 24 साउंड्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 44 साउंड्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा आप सभी का। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट्स आप बनाएंगे मेरे साथ मेरे भाई। नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है। नोट्स जो है आप मेरे साथ ही बनाएंगे। और अगर आप सिर्फ 2 पेन, ब्लू या ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप कलरफुल पेन का यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इसके बाद हमारे पास शब्द आता है वर्ड, ठीक है। लेटर के बाद, जो लेटर के एक स्टेप बाद की जो यूनिट है वो होती है वर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द, ठीक है। आखिरकार ये शब्द यानी कि लेटर, माफ़ कीजिएगा, वर्ड कहते किसको हैं, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यानी कि लेटर्स का एक मीनिंगफुल यूनिट वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है। और ये जो वर्ड में मैंने शब्द लिखा हुआ है यूनिट, ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है यूनिट, यही यूनिट होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा टॉपिक होने वाला है आगे चल करके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच ही हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। यही जो यूनिट है उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है मेरे भाई। यही जो यूनिट है वर्ड में, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ये जो यूनिट है वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद एक सेंटेंस आता है, माफ कीजिएगा, एक वर्ड आता है फ्रेज, ठीक है। आप हेडिंग लगाएंगे फ्रेज। फ्रेज हिंदी में से कहते हैं पद, या इसी को कहते हैं वाक्यांश, ठीक है। इसी को कहते हैं पद या वाक्यांश। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, लिखेंगे आप मेरे साथ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स without a complete मीनिंग, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ तो निकले लेकिन आधा अधूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ ना निकले, ऐसे शब्दों के समूह को पद या वाक्यांश कहते हैं, यानी कि फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि अर्थ तो निकले, उन शब्दों के ग्रुप्स का जो है, उन वर्ड्स के ग्रुप का अर्थ तो निकले लेकिन आधा अधूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ ना निकले, ऐसे में उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे हम, फ्रेज कहेंगे, यानी कि वाक्यांश कहेंगे या पद कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कुल 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, उनको भी लिख लीजिए आप। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। मेरे भाई इन तीनों के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, इनका जब टॉपिक आएगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना जानिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्रेजेस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। आप अभी इतना ही जानिए, आप इतना नोट करिए पहले। इसके बाद आता है सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद की हेडिंग होगी हमारी सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। आप लिखेंगे इसको, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a complete meaning, with a complete meaning। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। दोस्तों बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते भौंक रहे होंगे, वो घर के ही हैं, पाले हुए कुत्ते हैं, वो रात में कोई आता जाता है तो उनको देख करके भौंकते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आप सारा फोकस आप यहाँ पे करिए, ठीक है। वो सारे हैं जानवर हैं, वो भौंक देते हैं, ठीक है। आप पूरा फोकस यहाँ करिएगा। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। और इसको ना एक ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
इसमें होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इसमें होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी कि ये शब्दों का समूह तो होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है विद अ कंप्लीट मीनिंग। एक इसका ना पूरा अर्थ निकलता है, यहाँ पे आप आधा अधूरा अर्थ निकलता था फ्रेज में, और सेंटेंस में जो पूरा का पूरा इसका एक अर्थ निकलता है, ठीक है। और इसको ना एक क्रम में लिखा जाता है, इसका एक ऑर्डर होता है, एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या सिंटैक्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ढांचा, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को हम जो है सिंटैक्स बोलते हैं, जो होता है ढांचा, ठीक है। आप इतना नोट करिए पहले, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। आप इतना नोट करिए जल्दी से। होपफुली सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे मेरी, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए और बेफिक्र रहिए। मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि सिंगल डाउट ना रहे आपके मन में, ठीक है। जो चीज़ें आपने पहले से अगर पढ़ी होंगी, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आज के बाद से इन सारे टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैंने लिखा था स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या सिंटैक्स यानी कि ढांचा, ठीक है। तो सेंटेंस को जो है ना एक ऑर्डर में लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं डूअर, और दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम तीन पार्ट्स में इसको, तीन पार्ट्स नहीं, आप इसका ये सही ऑर्डर होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को लिखने का ये सही ऑर्डर होता है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं या डूअर को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये सब्जेक्ट या डूअर क्या होता है? जब हम किसी से कुछ भी कहते हैं या कोई काम कोई करता है तो वो उस काम को करने वाला जो होता है ना, वही होता है सब्जेक्ट, उसी को हम दूसरा नाम देते हैं डूअर, ठीक है। और वर्ब क्या होता है? जिसकी सहायता से वो करता है। और इस वर्ब को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस वर्ब को जो है यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब्स के मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो वो हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इटीज, ठीक है। ये रहे हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मेरे भाई किसी भी चीज के एक्शन को
या उसके स्टेट को यानी कि अवस्था को बताता है। ठीक है, मेन वर्ब जो है किसी भी चीज़ के वो स्टेट को या उसके एक्शन को बताता है। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, V1 प्लस ING यानी कि वर्ब में जो ING जोड़ देते हैं। एक होता है V1 प्लस यस या ES, ये होता है हमारा जो है मेन वर्ब। ठीक है, यह है हमारा मेन। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर लिखते हैं डू, सब्जेक्ट यानी उसी को डूअर दूसरा नाम दिया जाता है, फिर उसमें लिखते हैं वर्ब, फिर आता है उसमें ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये वर्ब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, etc। और मेन वर्ब जो होता है वो किसी भी चीज़ के स्टेट को या एक्शन को दर्शाता है। और इसमें जो होता है ये 5 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3, V1 प्लस ING, V1 प्लस SEIS। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक सिंगल डाउट ना रहे आपको। ठीक है, एक सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। जी, होपफुली आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद बात आती है इसके काइंड्स की। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगली चर्चा हमारी उसी पर होगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंसेस के प्रकार। सेंटेंसेस को जब कैटेगराइज किया गया तो उसकी 2 कैटेगरी बनाई गई। एक फंक्शन के बेस पे उसका जो है काइंड्स बनाए गए हैं, एक जो है स्ट्रक्चर के बेस पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन के बेस पर सेंटेंस के काइंड्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और ये होगा फंक्शन बेस्ड, ये होगा फंक्शन बेस्ड। ठीक है, 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, एक फंक्शन के बेस पर और एक स्ट्रक्चर के बेस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन के बेस पर। और फंक्शन के बेस पर जब इसको काइंड्स में डिवाइड किया गया है तो इसमें सबसे पहला इसका काइंड रहा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव या इसी का एक दूसरा नाम है डिक्लरेटिव। डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव ये जो है CL है। ठीक है, डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहला काइंड जो है वो है असर्टिव या डिक्लरेटिव सेंटेंस। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है पॉजिटिव या अफर्मेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का आप समझ लीजिए आखिरकार इसको कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी से कुछ भी कहते हैं, ठीक है, जब हम किसी से कुछ भी कहते हैं उसके 2 मतलब निकलते हैं।
या हम उस चीज़ में अपनी मंजूरी जाहिर कर रहे होते हैं या उसमें अपनी नामंजूरी को जाहिर कर रहे होते हैं, या यानी कि उस बात से हम किसी भी चीज़ के लिए हामी भर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम नकार रहे होते हैं। तो जो हम हामी भरते हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस को अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, आप स्ट्रक्चर लिखिएगा मेरे साथ। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर लिखिएगा आप मेरे साथ। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट। क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट। फिर इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, HV में लिखूंगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, HV स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब। देन MV स्टैंड फॉर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो आप लिखेंगे, आप कुछ भी नाम ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ जागृति। जागृति हैज़ डन हर वर्क। जागृति हैज़ डन हर वर्क, ठीक है। अब हमने तो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है जागृति जो है, ये जागृति जो है ये हमारी है सब्जेक्ट। क्या है? जागृति सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। ये डन जो है मेन वर्ब है और ये जो बच गया वो है ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। आप वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ वो सारी चीज़ें आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो एग्जाम्पल हमने लिया जागृति हैज़ डन हर वर्क, ठीक है, और इसमें जो है इस सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इसका एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है, इसका एक पूरा अर्थ है। और इसमें जो जागृति है वो हमारी सब्जेक्ट है और ये जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो डन है वो हमारा मेन वर्ब है एंड हर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव के बाद हम इसका दूसरा पार्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम किसी से कुछ भी कहते हैं तो उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। या उस चीज़ में हम अपनी मंजूरी जाहिर कर रहे होते हैं, उसमें हम अपनी नामंजूरी को जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें हम हामी भर रहे होते हैं, उस चीज़ को मना कर रहे होते हैं। तो जो हामी भरते हैं वो होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिसमें हम अपनी मंजूरी को जाहिर ना करें, यानी जिस चीज़ को हम मना कर दें, वही होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर आप मेरे साथ लिखेंगे। स्ट्रक्चर में एक थोड़ा सा बेसिक सा चेंज है और वो है सेम चीज आएगा। देखिए सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जी हाँ सब्जेक्ट आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है एक वर्ड का यूज होता है नॉट, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर। ये जो नॉट है, ये जो वर्ड नॉट है, यही तो नामंजूरी को जाहिर कर रहा है, यही तो
अपनी मंजूरी को मना कर रहा है, यानी कि हम इसमें सहमत नहीं। ये नॉट जहाँ नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर ही नॉट का यूज़ होता है, यानी कि हमारी यहाँ पर इच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अगर आप इसका भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सभी। एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसका। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, चलिए हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना लेते हैं। तो लिखेंगे जागृति हैज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आएगा एक वर्ड नॉट, हैज के बाद आएगा नॉट, देन डन हर वर्क। यानी कि ये जो नॉट वर्ड है, ये जो नॉट वर्ड है यही नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि ये जो नॉट है वो आकर के सीधा विरोधाभास यानी कि विरोध जाहिर कर देता है। ठीक है, जैसा कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा है कि एग्जाम्पल में देखा है, जागृति हैज डन हर वर्क, जागृति ने अपना काम कर लिया है। और वहीं पर नेगेटिव में जो है ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि जागृति ने अपना काम नहीं किया है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव वे में है कि उसने अपना काम कर लिया, जो चीज़ उसको करनी थी उसने वो कर ली है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि उसने वो काम नहीं किया है जो उससे करना था। ठीक है, नोट करिए आप सभी यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं इसके सेकंड काइंड पर। ठीक है, ये तो हो गया असर्टिव या डिक्लेरेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हमने एग्जांपल देखा है, जागृति हैज डन हर वर्क, जागृति ने अपना काम कर लिया। इस जागृति में ये जो जागृति है वो है सब्जेक्ट, ये जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो डन है वो है मेन वर्ब, और ये जो हर वर्क है वो है ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इस असर्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है ये नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर विरोध जताया जाता है, यहाँ पर विरोधाभास होता है। स्ट्रक्चर इसका हमने देखा, बिल्कुल सेम सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें इस स्ट्रक्चर में जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द का यूज होता है। और इसका एग्जाम्पल हमने इसी एग्जाम्पल को जो है नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, जागृति हैज नॉट डन हर वर्क। यहाँ पर इसका सेंस आ रहा था जागृति ने अपना काम कर लिया है, यहाँ पर इसका सेंस आ रहा है कि जागृति ने अपना काम नहीं किया है, यानी कि जो करना था उसको उसने वो नहीं किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी जल्दी से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला काइंड था सेंटेंस का, फंक्शन के बेस पे। अब दूसरा आता है, इसका दूसरा काइंड है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा है सेंटेंस का दूसरा काइंड फंक्शन के बेस पर। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो वही है ये। ठीक है, जब हम किसी से कुछ भी पूछने का काम करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मार्क्स तो आप सभी जानते होंगे, ये तो सिंबल है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो सिंबल इस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके दो स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, सवाल दो तरीके से इसमें पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो हम दोनों का स्ट्रक्चर लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहले जो लिखेंगे स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर आप हाँ स्ट्रक्चर वन लिखेंगे आप यहाँ पे, स्ट्रक्चर वन। ठीक है, स्ट्रक्चर वन में क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट
एंड देन लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और इसका एक दूसरा वर्ड होगा, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसको भी इसी साथ लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका होगा सेकंड वाला, वो होगा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। क्वेश्चन वर्ड में बताता हूँ क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड यानी कि हम QW लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, माफ कीजिए, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। और आपके जहन में ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो मैं बता दूं, ऐसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, जैसे व्हाट, कैन, व्हाई, वेयर, whom, which, ये सारे सेंटेंसेस है वो है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अगर आप यहीं पर लिखना चाहें क्वेश्चन वर्ड तो आप यहीं पर लिख लीजिएगा, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, whom, which, ठीक है। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ये कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब बात रही इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो होगा डू यू नो, क्या आप मुझे जानते हैं, ये होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्या आप मुझे जानते हैं, ठीक है, डू यू नो में। अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो ये जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, किसके, किसको, ये जो जब क्वेश्चन पूछते हैं अगर ये स्टार्टिंग में आए तो ये होता है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और जब हम उन क्वेश्चन वर्ड्स का सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे उस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछने का तरीका ये क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं आप बाजार क्यों गए थे, मैंने क्यों का इस्तेमाल बीच में किया, यही चीज़ है वो, ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आते हैं, और इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन वर्ड का लिखेंगे वेयर डिड सी गो, ठीक है, ये होगा एक दूसरा, ये कैपिटल होगा, ठीक है। वेयर डिड सी गो, वेयर डिड सी गो, ये जो वेयर है यही है क्वेश्चन वर्ड, डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सी यानी सब्जेक्ट, गो मतलब मेन वर्ब है, ठीक है। और ये जो लास्ट में मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं what is Karan doing there, ठीक है, करण वहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, ठीक। और इतने एग्जाम्पल्स मेरे हिसाब से बहुत हैं आपको समझने के लिए, आप इतनी चीज़ें नोट करिए, जल्दी से नोट करिए आप सभी। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उन सारे डाउट्स का जो है क्लियरिफिकेशन मैं खुद दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। आपका जो भी डाउट रहता है आप उसमें लिखिए उसको, ठीक है।
उन सारी चीज़ को आप लिखिए। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अब इसके आगे। इसके बाद हमारा तीसरा काइंड आता है, ठीक है। हमारी बारी है तीसरे काइंड पर चर्चा करने की। आप जुड़े रहिए और इस चैनल को, प्रेमी बिंदु लर्निंग क्लासेस चैनल को, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। ये चैनल जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स, यानी कि लास्ट, इस ईयर के लास्ट में और नेक्स्ट ईयर होने वाले हर एग्ज़ाम्स को टारगेट करके ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं मेरे भाई। यानी कि ईयर 2024 के लास्ट में जो एग्ज़ाम्स होंगे और उसमें इंग्लिश जो पूछी जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा आपको यहाँ पे। इसके बाद जो 2025 में जो भी एग्ज़ाम आप देंगे जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है मेरे भाई। इसके बाद हम जो है चीज़ें पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। आप मुझसे सवाल पूछेंगे ही नहीं, एक एक चीज़ मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो इसका अब हम तीसरा काइंड पढ़ते हैं, जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। पता है, सेंटेंस का ये काइंड ना अपने आप में बेहतरीन है। पता है क्यों? इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो आप कहेंगे बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस कैसा? भाई इसमें सब्जेक्ट यूं देखने को तो नहीं होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है, मान लिया जाता है। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस पता है क्या होता है? इसमें आदेश देना होता है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना होता है, किसी को सलाह देना होता है। तो हम किसी को, अपने सामने वाले से तो सारी चीज़ें करते हैं। हम किसी से कुछ मांगेंगे, किसी को कुछ ऑर्डर करेंगे, तो हम किसको करेंगे? जो हमारे सामने होगा। किसी को हम सलाह देंगे, किसको देंगे? जो हमारे सामने होगा, ठीक है। किसी से हम कुछ मांगेंगे, किससे मांगेंगे? वो हमारे सामने वाले से मांगेंगे। जैसे हम कहें खड़े हो जाओ, किसको कहेंगे हम? जो हमारे सामने होगा, हम उसी को तो कहेंगे ना खड़े हो जाओ। या फिर हम कहें दरवाज़ा बंद कर दो, हम किससे कहेंगे? मेरे सामने जो होगा, मेरे अलावा जो होगा, मैं उसी से तो कहूँगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा आप सभी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें जो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसका नेगेटिव में देखा जाए तो डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे आप एरो कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें जो है सब्जेक्ट जो है नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो होता है अंडरस्टूड। और वो जो अंडरस्टूड होता है, जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होता है यू। यानी कि फिजिकली हम यू को देखेंगे नहीं सेंटेंस में, ठीक है। यू हमको लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस में यू जो है सब्जेक्ट के रूप में अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इस सेंटेंस में। और इन सेंटेंस में पता है क्या होता है? एक बेहतरीन चीज़ होती है इसमें, और वो है इस सेंटेंस में जो है हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एडवाइस कर रहे होते हैं, ठीक है,
रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, किसी को कमांड कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी को हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, किसी को एडवाइस देना, कमांड करना, ठीक है, किसी को जो है वार्निंग देना, वार्निंग देना आप इसमें कर सकते हैं, इसमें वार्निंग हो गया। एक वर्ड है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस जो है सेंटेंस में करते हैं। और ये जो प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाना, ठीक है, इसका मतलब होता है कानूनी रूप से रोक लगाना। हिंदी में आप लिख लेंगे इसको, कानूनी रूप से रोक लगाना, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कानूनी रूप से रोक लगाना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, यानी कि हम किसी से कुछ मांग रहे हो, एडवाइस कर किसी को सलाह दे रहे हो, कमांड का किसी को आदेश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, ये सारी चीज़ें इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं सिट डाउन, सिट डाउन। दूसरा हो गया प्लीज ओपन द डोर, ये हो गया एग्जाम्पल। एक हो गया ओपन फायर, ओपन फायर, ओपन फायर का मतलब होता है गोली चलाओ, ठीक है। जब आर्मी वगैरह में जब कमांड देते हैं ऑफिसर्स जो हैं, वो सीधा कहते हैं ओपन फायर, यानी कि गोली चलाओ, ठीक है। और एक लिखा जाए अगर इसको नेगेटिव में, तो डोंट गो, मत जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट करिए इन सारी चीज़ों को। ये एक बेहतरीन है अपने आप में, देखिए ये सेंटेंस जो है अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता। फिजिकली आप सब्जेक्ट को देखेंगे ही नहीं इस सेंटेंस में, ठीक है। इसमें जो है सब्जेक्ट अपने आप में अंडरस्टूड होता है, और वो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है यू, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर होते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो है इसका नेगेटिव अगर देखा जाए तो डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जो है किसी के साथ रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, वार्निंग, प्रोहिबिशन, इस तरीके का भाव आता है, ठीक है। और इसमें हम किसी से ऑर्डर करें, रिक्वेस्ट करें, वो सामने वाले से करते हैं, यही चीज़ें हैं इस सेंटेंस में। एग्जाम्पल में हमने देखा सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ तो हम किसे कहेंगे, जो हमारे सामने होगा हम उसी को तो कहेंगे ना बैठ जाओ। दूसरा है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ठीक है, किसको कहेंगे हम, जो हमारे सामने होगा हम उससे तो कहेंगे। और उसके बाद ओपन फायर, ये आर्मी वगैरह में जब बड़े ऑफिसर्स युद्ध में जो है आपको ऑर्डर करते हैं कि ओपन फायर, आप गोली चलाओ, खुली गोली चलाओ, ठीक है। डू नॉट गो, मत जाओ, सारी चीज़ें हम किसको कहेंगे, जो हमारे सामने होगा हम उसी को तो मना करेंगे ना। तो यही सारी चीज़ें हैं इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, जी आप नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अब इसके आगे, इसका अगला काइंड। इसका अगला काइंड होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, चौथा काइंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक सब वाक्य, विस्मय, इसमें विस्मय आ जाए, ठीक है, दुख आ जाए या अचानक से खुशी आ जाए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल होगा
और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसका एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हुर्रा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, तुरंत लगेगा, ठीक है। वी हैव won the मैच। हुर्रा, हम अचानक से नहीं कहते हैं या हुर्रा हम जीत गए, मैच जीत गए हैं। ये सारी जो फीलिंग आती है, सडन फीलिंग ना, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे हम कभी भी मैच देख रहे होते हैं, एकदम क्रूशल मोमेंट पे होता है वो मैच, और अचानक से कुछ ऐसा होता है, हम मैच जीत जाते हैं, तो हमारे मन में तो यस हम जीत चुके हैं, ठीक है। वो वाली फीलिंग जो अचानक से आ जाती है ना, वो सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर आती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आती है। और इसका एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो उस सेंटेंस में यूज़ करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसका अगर एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो आप ले सकते हैं एलाश, सी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, ठीक है ना। एलास मतलब एलास वर्ड का यूज होता है जहाँ पे दुख होता है। एलास सी लॉस्ट ग्रैंड मदर, उसने अपनी दादी को खो दिया, यानी कि उसकी दादी का जो है देहांत हो गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे वो आएंगे एक्सक्लेमेटरी के अंदर, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पार्ट होता है, पांचवा पार्ट, और फंक्शन के बेस पे ये लास्ट पार्ट, ठीक है। इसका लास्ट काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? ये भी अपने आप में एक बेहतरीन सेंटेंस है। इसमें पता है क्या करते हैं हम, किसी के लिए हम दुआ करें, किसी को हम श्राप दें, ठीक है। इन सारी चीज़ें जो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आती हैं। किसी के लिए हम दुआ करें, ठीक है, किसी को हम श्राप दे रहे हों, इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं, उन सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसका आप स्ट्रक्चर लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा इसमें करते क्या है, ठीक है। इसमें हम ना किसी के लिए विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, किसी को जो है कर्ज करते हैं, शाप देते हैं, ठीक है। और किसी के लिए हम दुआ करें तो ये भी इसी में आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। किसी के लिए हम प्रे करते हैं, ये भी आ जाएगा। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो आप वो लिखिएगा, ओह हाँ एग्जाम्पल, माफ़ कीजिएगा, स्ट्रक्चर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इसमें अमूमन जो है मे शब्द का यूज होता है, ठीक है। मे वर्ड का यूज होगा, और उसके बाद जो है वही है, सिंपल सा सेंटेंस का यूज जो होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, तो बेसिक सा बिल्कुल एग्जाम्पल, आप जो अक्सर बोला जाता है आपके सामने, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। या फिर एक लिख लेंगे आप, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। ये है देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यही है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी के लिए विश करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, उसको कर्ज करते हैं, उसके लिए प्रे करते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सारी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं।
और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सेंटेंस के स्टार्ट में हम मे लगाते हैं और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे हमने देख लिया, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप ज़्यादा दिनों तक जीवित रहें, आप लंबा जिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने चर्चा की बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पर, जिसमें हमने पढ़ा लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लेटर के बारे में, लेटर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड के बारे में, उसके बाद पढ़ा हमने फ्रेज़ के बारे में। फ्रेज़ के बारे में तो बेसिक्स नॉलेज दी हमने। उसके बाद पढ़ा हमने सेंटेंस, और सेंटेंस का जो है सेंटेंस क्या पढ़ा ये जाना हमने। उसके बाद सेंटेंस को दो आधार पर, दो बेस पर डिवाइड किया गया है। उसका जो पहला बेस था वो फंक्शन का बेस, यानी फंक्शन बेस्ड जितने भी काइंड्स थे आज हमने उसका पोस्टमार्टम कर लिया है, ठीक है। और कल हमारा जो है टारगेट होगा, इसके सेकंड पार्ट को जो है कंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। कंक्लूड करेंगे कल हम इसको, जो है स्ट्रक्चर के बेस पर जो है इसके काइंड्स जो बनाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये सेशन आपने मेरे साथ ये सेशन एंजॉय किया है, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है उन तक शेयर करिए। और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना जो है सपोर्ट बनाए रखेंगे। और मैं उसी का अभिलाषी भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको आज पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका मैं पर्सनली आपको जो है उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर आप कमेंट्स बॉक्स में एक चीज़ बताइएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको कमेंट्स करना होगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें लिखिए, और मैं तो पहले वहीं पे रिप्लाई करूँगा। बात रही नोट्स की, अगर जिस तरीके से मैं लिखता हूँ अगर आप उस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर नहीं बनाना चाहते हैं, आप क्लास की ड्यूरिंग आप सिर्फ सोच रहे हैं कि अब इन सारी चीज़ों को समझा जाए और नोट्स को बाद में बनाया जाए, तो उसके लिए भी मैं अगर आप सब कहें तो इन सभी का हैंड रिटन नोट्स मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और एक चीज़ और है, हमारे चैनल का जो नाम है वो है प्रेम बिंदु लर्निंग क्लासेस, ठीक है। यही है हमारा चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसी नाम से जो है हमारा यूट्यूब चलता है, यूट्यूब चैनल है। इसी नाम से हमारे पास इंस्टाग्राम है, और इसी नाम से हमारे पास टेलीग्राम चैनल है। तो आप मुझसे कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप सभी कमेंट्स में बताइएगा, तो वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।